वेलकम टू MSC स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटर इंटर हिंदी इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले अध्याय की ओर। पहले अध्याय की बात करें तो इंटर हिंदी के पहले अध्याय का नाम जो है बातचीत, और जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी, है ना। तो पूरा पूरा अध्याय का पूरा ही पदखंड जो कहानी का जो पूरा पाठ है उसे एक बार में और एक ही वीडियो में जितना भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो पहला अध्याय का नाम है बातचीत, जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसके पहले प्रश्न की ओर आए हम। तो पहला प्रश्न है शहर का नाम किसको एकाग्र करना है? तो ध्यान रखिए, शहर का नाम किसको एकाग्र करना है? तो ध्यान को, मनोयोग को और चिंता को। यहाँ पर देखिए एक और छूट गया, ध्यान को, मनोयोग को और चिंता को, ये उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? याद रखिए, आदमी को अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए जो है खाने पीने की, चलने की, घूमने की, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। कितने वर्ष के ऊपर ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सरगर्मी होती है? कह रहा है कितने वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सरगर्मी होती है। तो 25 वर्ष के ऊपर वाले में बातचीत है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बाल भट्ट कौन थे? बाल भट्ट कौन थे? एक गद्यकार थे। बाल भट्ट कौन थे? एक गद्यकार थे, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में क्या पैदा करता है? कह रहा है कि स्पीच मतलब होता है भाषण। भाषण को सुनने वाले, भाषण का उद्देश्य सुनने वाले के मन में क्या पैदा करना? जोश और उत्साह पैदा करना होता है। आगे आते हैं। मित्रों का पति प्रेमालाप किस कला तक ना पहुंच सका? है ना। कह रहा है मित्रों का प्रेमालाप किस कला तक नहीं पहुंच सकती, किस कला तक ना पहुंच सका? तो 16वीं शताब्दी तक नहीं पहुंच सका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि 7 नंबर जो हम प्रश्न की आते हैं, 7 नंबर जो हमारा प्रश्न है, एडिशन का मत है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होती है? तो असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होती है। जैसे ही बातचीत में तीसरा व्यक्ति प्रवेश करते हैं तो बात दूर दूर तक चला जाता है ना। 8वें प्रश्न की आते हैं। मुस्कुराहट से होठों पर केवल फड़क उठना ही हंसी का कौन सी सीमा है? कह रहा मुस्कुराहट से होठों को केवल फर्क उठना हंसी के कौन सी सीमा है? याद रखिएगा, ये अंतिम सीमा है ना। आगे आते हैं। 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत क्या कहलाती है? याद रखिएगा, समरमावल या रमरमावल कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 11वां प्रश्न है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो ध्यान रखें, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। आगे आते हैं कि बात का हुनर कहाँ के लोगों में है? बात का हुनर कहाँ के लोगों में? याद रखिएगा, यूरोप के लोगों में है। बात का हुनर कहाँ के लोगों में है? यूरोप के लोगों में है ना। आगे, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? तो ध्यान दीजिए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 14 नंबर प्रश्न है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? कह रहा भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? तो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है, रामचंद्र शुक्ल जी है। आगे आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है कि हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें किसका मौका रहता है? कह रहा हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है जिसमें किसका मौका रहता है? देखिए, करतल ध्वनि का, कहे उड़ान का, है ना। अगला प्रश्न है। बालकृष्ण भट्ट की कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे उपन्यास, कथा, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, रसताल यात्रा, सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी, उचित इत्यादि। नाटक कौन कौन सा नाटक है? पद्मावती, बेनी श्रृंगार, शिशुपाल वध, शिक्षादान, मेघनाथ वध, भारतवर्ष और कली, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। और प्रसंग की बात करें तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना, है ना। ये सब जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास, नाटक, प्रहसन कुछ महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना आवश्यक है। चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं।
जो दूसरे अध्याय में पहुंच गए। दूसरे अध्याय का जो नाम है उसने कहा था। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? उसने कहा था। और इसके लेखक जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ध्यान रखिएगा, उसने कहा था, यह एक कहानी है और इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। इसके प्रथम प्रश्न की ओर हम आते हैं कि पुरानी हिंदी की रचना किसने की? पुरानी हिंदी की रचना किसने की? याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आगे है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई थी। अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, कितने दिनों तक पलक नहीं झपकी? तो 7 दिनों तक पलक नहीं झपती। याद दीजिएगा। कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो याद रखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे गुलेर गांव के निवासी थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था। आगे आते हैं, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। गुलेरी जी का जन्म जो है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। आगे है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी कौन सा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। अगले प्रश्न के, बौद्धा कौन था? बौद्धा कौन था? याद रखिएगा, बौद्धा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बौद्धा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो अगला प्रश्न को देख पा रहे हैं तो है 9 नंबर प्रश्न, एका बुरकंट वाले के बीच में होकर चौक की एक दुकान पर कौन आ जाता है? तो एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का और एक लड़की आ जाता है। मतलब कि अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 10 नंबर प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो 10 नंबर हमारा प्रश्न जो है कि सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर, करा सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर किसकी उपाधि पाई? तो अंधी की उपाधि पाई। किसकी उपाधि पाई? तो अंधी की उपाधि पाई। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का नाम मांझे था। क्या था? मांझे था। आगे आते हैं, लहना सिंह कितने कितने वर्ष का था? तो याद रखिए, लहना सिंह 12 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का था। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो ये वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह था। आगे आते हैं, वजीरा तुम डॉट डॉट जन बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर निकाल फेंको। कह रहा है कि वजीरा तुम डॉट डॉट जन बाल्टियों को लेकर खाई से पानी निकालो। कितने बाल्टी था? 4 बाल्टी। मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना तो 4 बाल्टी होगा। 15 प्रश्न, उनके बालों और उनके ढीले सूथने से क्या जान पड़ता था कि दोनों कौन थे? तो सिख थे। दोनों कौन थे? सिख थे। कह रहा है कि उनके बालों और उनके ढीले सूथने से क्या जान पड़ता था कि दोनों सिख थे। आगे आते हैं, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। आगे आते हैं, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ? तो जर्मन के साथ संघर्ष हुआ। किसके साथ? जर्मन के साथ संघर्ष हुआ। आगे आते हैं, अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था? अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था? दही। क्या लेने आया था? दही लेने के लिए आया था। आगे आते हैं, लहना की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो याद रखिए, वजीरा सिंह की गोद में हुई। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है, लहना लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार पद पर था। 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 21 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह को रेजिमेंट में कितने कितने साल थे? रेजिमेंट में 5 साल थे। कितने साल? 5 साल थे। आगे है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बौद्धा सिंह था। आगे आते हैं, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे आते हैं, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो याद रखिए, जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया। आगे आते हैं, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो याद रखिएगा, लैनपुर में। कहाँ पर दी थी? लैनपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लैनपुर में दी थी। आगे आते हैं, आज तक मैं उसे नहीं समझ सका, सिख क्या नहीं पीते? तो क्या नहीं पीते? तंबाकू नहीं पीते। आगे, विलायत में मैं बुनबुन का जर्सी किसके लिए भेज रहा था? तो बौद्धा सिंह के लिए। विलायत से मेरे लिए बुनबुन का जर्सी किसके लिए भेज रहा था? बौद्धा सिंह के लिए भेज रहा था।
आगे है कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी या शादी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है, मंगनी या शादी होता है। और चंद्रघर शर्मा गुलेरी जी की कुछ प्रमुख रचना है, जैसे सुखमय जीवन है ना, बुद्ध का कांटा। आगे उसने कहा था इतिहास इतिहास, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष इत्यादि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कई पुस्तकों की रचना किया। उनमें से इन सभी पुस्तकों को ध्यान रखना आवश्यक है। आगे आते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि तीसरा अध्याय में जो है संपूर्ण क्रांति। तीसरा अध्याय में कौन है, संपूर्ण क्रांति, और जिसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है ना। चलते हैं इसके प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न की ओर हम आते हैं तो प्रथम प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी परीक्षा कहाँ पास की। सबसे पहला नंबर, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी परीक्षा कहाँ पास की, तो बिहार विद्यापीठ में। कहाँ पास की, बिहार विद्यापीठ में। आगे जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो स्वामी सत्यदेव की बातों को सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा जगी। कर किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। अगर किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू। आगे आते हैं, किस सन में पटना कॉलेज में आईएससी की विद्यार्थी थे, तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण के बारे में बोला है। अगला है कि मार्क्सवाद के ग्रंथ किस भाषा में छपे थे। मार्क्सवाद के ग्रंथ किस भाषा में छपे थे, तो अंग्रेजी भाषा में छपे थे। 5 नंबर। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। हमारा जो छठा प्रश्न है कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए उनके हृदय में कैसा भाव था, तो पूजा का भाव था। कैसा भाव था, पूजा का भाव था। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए उनके हृदय में कैसा भाव था, पूजा का भाव था। आगे आते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका दलाल कहा गया, तो अमेरिका का दलाल कहा गया। आगे आते हैं, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है, तो याद रखिए उमा शंकर दीक्षित को। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में किस सन में शामिल हुए, तो याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में किस सन में शामिल हुए, 1929 ईस्वी में। आगे आते हैं, आज़ादी के बाद इन्होंने किस सन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया, तो याद रखिएगा 1900 के गठन का योगदान दिया 1952। आज़ादी के बाद इन्होंने किस ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया, तो 1952 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न है, कहाँ के विद्यापीठ में उन्होंने आईएससी की परीक्षा दी, तो याद रखिए मद्रास के विद्यापीठ में। मद्रास के विद्यापीठ में जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा दी। 22 नंबर प्रश्न, लेखक मद्रास में अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ कितने दिनों तक रहे, तो 2 दिनों तक है ना। ध्यान रखिएगा, लेखक मद्रास में अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ कितने दिनों तक रहे, 2 दिनों तक रहे। आगे है अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया। फणीश्वर नाथ रेणु किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा मैला आंचल। किसकी है, मैला आंचल। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे, तो अमेरिका गए। तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 15 नंबर जो प्रश्न है, अमेरिका में कहाँ उन्होंने काम किया, तो याद रखिए बागानों में, कारखानों में, लोहे के कारखानों में, होटलों में इत्यादि जगह वहाँ पर उन्होंने काम किया। आगे आते हैं, जयप्रकाश नारायण जी किस नाम से पुकारे जाते थे, याद रखिए जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से पुकारा जाता था। आगे आते हैं, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, याद रखिए बिली गार्डन नर्सिंग होम में इसका निधन हुआ था। आगे आते हैं, किस कारण से जनता का कोई काम बगैर रिश्वत दिए नहीं चलता था, तो याद रखिए भूख भ्रष्टाचार महंगाई के कारण। किस कारण से जनता का कोई काम बगैर रिश्वत दिए नहीं चलता था, भूख महंगाई भ्रष्टाचार के कारण। आगे आते हैं, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान। आगे आते हैं, वो सहयोग करने के बाद करीब कितने वर्ष यूं ही लेखन जीवन बीता, तो 1.5 वर्ष। कितने वर्ष तक, 1.5 वर्ष। आगे आते हैं, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी थे। कौन थे, सदानंद जी थे। आगे आता है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, 1924 ईस्वी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, 1924 ईस्वी में। आगे आते हैं, लेनिन किस सन में मारे गए थे, तो याद देखिए लेनिन 1924 ईस्वी में मारे गए थे। अब जाते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 की बात करें तो अध्याय 4 का जो नाम है अर्धनारीश्वर।
अध्याय 4 का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर है। और इसके लेखक की बात करें, इसके लेखक अध्याय 4 का नाम है अर्धनारीश्वर, और इसके लेखक के नाम करें, लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी, काफ़ी रहस्यमयी लेखक थे। चलते हैं इसके फर्स्ट प्रश्न की ओर हम आते हैं। इसका जो फर्स्ट प्रश्न है कि नर और मादा किसमें होते हैं? इनका फर्स्ट प्रश्न है कि नर और मादा किसमें होते हैं? पशुओं में और पक्षियों में। नर और मादा किसमें होते हैं? पशु और पक्षियों में होते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गंधारी कौन था? गंधारी कौन था? तो याद रखिएगा, दुर्योधन की माँ थी। गंधारी कौन था? दुर्योधन की माँ थी। तीसरा नंबर प्रश्न, प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? देवता। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है ना। और 4 नंबर प्रश्न, पुरुष की लाई हुई चीज क्या है? पुरुष की लाई हुई चीज क्या है? दिवस का ज्वाला, तप्त धूप। पुरुष की लाई हुई चीज क्या है? दिवस का ज्वाला, तप्त का धूप। आगे जो है, बुद्ध ने जो धर्म चलाया वह कितने सशस्त्र वर्षों तक चलने वाला था? तो 5 सशस्त्र वर्षों तक, है ना। 5 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने जो धर्म चलाया वह कितने सशस्त्र वर्षों तक चलने वाला था? 5 वर्षों तक। 6 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस सन में हुआ? तो 1908 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस सन में हुआ? 1908 ईस्वी में हुआ। 7 नंबर प्रश्न है, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने किसका बहिष्कार किया? तो कृषि के समय से। करा मानव नारी की पराधीनता आरंभ हुई जब मानव जाति ने किसका बहिष्कार किया? कृषि का बहिष्कार किया। आगे आते हैं, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो याद रखिए, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है ना। आगे है 9 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध ने नारियों को क्या होने का अधिकार दे दिया? तो याद रखिए, भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। क्या होने का अधिकार दे दिया? भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। अगले आते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 10 नंबर जो प्रश्न है, नारी जीवन में क्या नहीं मिल सकता? नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता। नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल। अर्धनारीश्वर है। क्या है? अर्धनारीश्वर एक निबंध है। ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखिएगा, दिनकर जी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया तुर्बसी, इसी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आगे, दिनकर किस युग के कवि थे? याद रखिएगा, छायावाद के कवि थे। किस कवि थे? छायावाद के कवि थे। सिंहासन तो वस्तुतः किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा, सिंहासन राजा के लिए होता है। किसके लिए होता है? राजा के लिए होता है। नर में कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर क्या उपजाते हैं? अन्न उपजाते हैं। क्या उपजाते हैं? अन्न उपजाते हैं। 16 नंबर प्रश्न, ऐसा लगता है कि किसी का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उनकी राय नहीं पूछी होगी। तो गुणों का बंटवारा करते हुए। आगे आते हैं, युद्ध और शांति की समस्या में लिखी गई काव्य कृति कौन सा है? तो कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। और यहाँ पर रामधारी सिंह जिनकर कुछ प्रमुख रचनाएं दिया हुआ है, जैसे कामखंड में दिया हुआ प्रंग भंग, रेणुका, हुंकार, रसबंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम इत्यादि। और इधर दिया हुआ मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, है ना। ये सारा चीज काफी महत्वपूर्ण है, इन सभी चीजों पर ध्यान देना है। 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर अध्याय की बात करें तो यह है रोज। ये क्या है? रोज। और इसके लेखकों ने सचिनानंद, हीरानंद, बादशाह, आज्ञे जी है ना। तो इसके फर्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो है, पानी शाम को कितने बजे आती है? तो 7 बजे। पानी शाम को कितने बजे आती है? 7 बजे। 2 नंबर प्रश्न, मालती के पति महेश्वर पहाड़ी गांव में क्या कार्य करते हैं? तो अध्यापक का। क्या कार्य करते हैं? अध्यापक का नहीं, ये डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। कि मालती के पिता महेश्वर पहाड़ी क्षेत्र में क्या चीज़ का काम करते हैं? डॉक्टर का काम करते हैं। हाँ, मिस्टेक हो गया। आगे, मालती खाना तैयार करके कहाँ चली जाती है? तो आंगन में चली जाती है। मालती खाना तैयार करके कहाँ चली जाती है? तो मालती खाना तैयार करके आंगन में चली जाती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं तो हम देख पा रहे हैं 4 नंबर, आगे के पिता का क्या नाम था? याद है, आगे जी के पिता का नाम था प्रयोगवाद। क्या नाम था? प्रयोगवाद। दूसरा है, आगे किस बात से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर थोड़ा लग रहा है पिता का नाम में मिस्टेक है, इसे चेक कर लीजिए। आगे है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? याद रखिए, अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। आगे है, रोज कहानी की नायिका कौन थी? रोज कहानी की नायिका थी मालती। कौन थी? मालती। आज्ञे जी ने कितनी उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? तो 10 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की उम्र में। आगे आते हैं, मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का नाम महेश्वर था। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर था।
आगे, आज लेखन में मालती को कितने वर्ष बाद देखा? तो 4 वर्ष। कितने वर्ष बाद देखा? 4 वर्ष बाद देखा। लेखक महेश्वर के घर कितने किलोमीटर पैदल चलकर आया था? तो 18 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर। अगला है, मालती के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? तो याद है कि मालती के विवाह के 2 वर्ष हो गए थे। कितने वर्ष हो गए थे? 2 वर्ष हो गए थे। तार सप्तक का संपादक कौन था? आज्ञे जी था। तार सप्तक के संपादक कौन था? आज्ञे जी था, है ना। आगे आते हैं, आज्ञे जी किस कला में प्रवीण थे? याद है कि फोटोग्राफी, हस्तकला और पर्यटन, ये तीनों में काफी परंपरागत है। मालती रात्रि में रोज कितने बजे शाम तक काम से निपटती थी? तो 11 बजे, है ना। आगे आते हैं कि मालती का पति क्या था? तो मालती का पिता क्या था? पति क्या था? एक डॉक्टर था। मालती का पति क्या था? एक डॉक्टर था, है ना। महेश्वर की डिस्पेंसरी कितने बजे जाते थे? तो मैं कह रहा महेश्वर डिस्पेंसरी जो सुबह 7 बजे जाता था। अगला, मालती दूर के रिश्ते से क्या थी? बहन थी। मैंने लेखक जो गया था कह रहा कि मालती दूर के रिश्ते से क्या थी? बहन थी। कह रहा मालती के बेटे का क्या नाम था? टीटी। मालती के बेटे का नाम क्या था? टीटी। गैंग्रीन कौन है? एक बीमारी। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है। आगे आते हैं अगले अध्याय 6 की ओर। अध्याय 6 में हम आते हैं तो हम पा रहे हैं कि अध्याय 6 का नाम जो है एक लेख एक पत्र। अध्याय 6 का नाम क्या? एक लेख एक पत्र। और इसके लेखक कौन है? भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह जी हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे पास जो प्रश्न है, प्रश्न की बात करें तो 1 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा जो 1 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? याद है कि भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई। सेकंड प्रश्न है, सुखदेव बताते हैं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति किन महान सामाजिक विषयों का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है? अपराध, पाप, अपराध पाप का, है ना। आगे है, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिंद्र नाथ सन्याल की। बंदी जीवन किसकी? सचिंद्र नाथ सन्याल की। आगे आते हैं, जेल के नियमों के अनुसार जीवन की किसकी असीम परीक्षायुक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते हैं? निराशाओं दबाव समूह का। आगे है, बंदी होने के बाद हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा कैसी थी? तो दयनीय थी। क्या थी? दयनीय थी। स्वयं कष्टों को सहना किसका श्रेष्ठ भाग है? स्वाध्याय का। स्वयं कष्टों को सहना किसका? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का। आगे आते हैं, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 ईस्वी में। राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कौन सा राज्य है? पंजाब। राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? पंजाब है। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या घृणित अपराध है, यह पूर्णतः किसका कार्य है? तो कायरता का, है ना। कह रहा है कि आत्महत्या घृणित अपराध है, यह किसका कार्य है? तो कायरता का कार्य है। आगे आते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? याद रखिएगा 1922 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1922 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न, उन्होंने कितनी उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी को लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया? तो 12 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र? 12 वर्ष की उम्र में। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? याद है कि भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को पत्र लिखा था। भगत सिंह ने लाहौर के DAV स्कूल से किस वर्ग तक की पढ़ाई की थी? 9वीं वर्ग तक की पढ़ाई की थी। आगे आते हैं, प्रिंट कोपेटकिन किस विषय का विद्वान थे? तो अर्थशास्त्र विषय का विद्वान थे, है ना। आगे कह रहा, मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किसका लेखक है? मैं नास्तिक हूँ, किसका लेखक है? तो भगत सिंह का। किसका है? भगत सिंह का। कहता है, विद्यार्थी को जन्मते ही किसका पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? तो कह रहा है खुशामद का पाठ पढ़ाना चाहिए। आगे है, भगत सिंह प्रभावित थे किससे? तो भगत सिंह जो है कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। आगे, व्यवहारिक राजनीति में किसका स्वागत करना और भाषण सुनना होता है? तो महात्मा गांधी, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस हो गया। आगे आते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर जो प्रश्न है कि सुखदेव किस प्रेम को विषय रूप में मानने वाला था? तो व्यक्तिगत। कौन सा हो गया? व्यक्तिगत। आगे आते हैं, हिंदुस्तान को ऐसा देश सेवकों की जरूरत है जो क्या अर्पित कर देता है? तन मन धन। कह रहा है, हिंदुस्तान को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो क्या अर्पित करता है? तन मन धन। आगे आते हैं, किन सन के अत्याचार के नौजवान की भूल नहीं हो सकती? तो 1919। इसकी कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूता समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, सत्याग्रह और हड़तालें, सत्याग्रह, बम अथी
बम का दर्शन इत्यादि, इन सभी जो है ना भगत सिंह का कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। आ गए हैं अब अध्याय 7 में आ गए हैं। अध्याय 7 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्याय 7 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जैसे लेखक किसके हैं? ओ सदानीरा। कौन सा है? ओ सदानीरा। और इसके लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी है ना। तो आगे आते हैं जगदीश चंद्र माथुर के बाद। तो इसके जो है पहले है, पहला क्वेश्चन से राजकुमार शुक्ल किस सन के आसपास मृत्यु हुई? याद रखिए, राजकुमार शुक्ल को 1930 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई है। आगे, धांगर को किस शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए सिलसिले में लाया गया था? तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। अगला प्रश्न है, थारू और धांगर जातियां नेपाल में कितने सालों से आकर बसी है? तो याद रखिएगा 5 से 7 वर्षों में आकर बसी है। आगे, हरि सिंह देव का गढ़ अपना हौसला खो बैठा और उन्होंने कहाँ भागना पड़ा? तो नेपाल भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा? नेपाल भागना पड़ा। कह रहा वह घना वन किस प्रकार की प्राचीरों से अधिक दुर्भक्त जान पड़ा? तो कह रहा है मजबूती से, घनी से, है ना। आगे आते हैं, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव को किस ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा? तो कह रहा है कि 2325 ईस्वी में। आगे आते हैं, 12वीं सदी से लगभग कितने वर्ष तक कर्नाटक वंश का राज रहा? तो याद रखिएगा 300 वर्ष तक। कितना वर्ष तक रहा? 300 वर्ष तक रहा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8वें प्रश्न की ओर। कह रहा है किस सन के बाद का दृश्य जिन्होंने देखा नहीं? रामचरितमानस में कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ को याद आई? तो याद रखिएगा 62 वर्ष, है ना। आगे, थारन शब्द किस शब्द में विकसित हुआ है? तो थार में। किस शब्द में विकसित हुआ? थार में। आम्रपली के तथागत को क्या सौंपा? तो आम्रवन। क्या सौंपा? आम्रवन। कहता पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो याद रखिएगा भीखना थ्योरी तक। कहाँ तक जाती है? भीखना थ्योरी तक। आगे आते हैं कि बराज कहाँ बन रहा था? तो याद रखिए भैंसा लोटन में। बराज कहाँ बन रहा था? भैंसा लोटन में। आगे आते हैं, गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो याद रखिए अप्रैल 1917 ईस्वी में। गांधी जी चंपारण कब आए थे? अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। तिनकठिया प्रथा संबंधित। तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित? नील की खेती से संबंधित है। आगे आते हैं, किसकी भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में आधारभूत है? ताकि इतिहास, संस्कृति, परंपरा, लोक वार्ता। और एक लास्ट प्रश्न, माथुर जी का कार्य कहाँ थे? माथुर जी कहाँ कार्य करते थे? तो वह बिहार में कार्य करते थे। ध्यान रखिएगा, देखो माथुर जी के बारे में दिया, माथुर जी कहाँ कार्य करते थे? तो बिहार में कार्य करते थे। 7वां प्रश्न, जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक के साथ और क्या थे? देखिए और क्या थे? नाटककार थे, संस्कृति कर्मी थे, प्रशासक थे, है ना। आगे आते, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस सन में हुआ था? तो देखिएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। आगे आते, उत्तर पश्चिम कोने में कहाँ के चंपास क्षेत्र की भूमि पुरानी थी? याद रखिए बिहार की। कहाँ की थी? बिहार की। आगे आते हैं, जगदीश चंद्र माथुर ने कैसे निबंध लिखे थे? याद रखिएगा ललित, व्यक्तिगत, व्यंजक, रस। आगे, श्री माथुर के लेखक में रचना भूमि का दायर संक्षिप्त रूप में क्या है? तो वो सीमित है, छोटा है। जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख रचना कौन कौन सा है? तो याद रखिए मेरी बांसुरी, सरस्वती, भोर का तारा, ओ मेरे सपने इत्यादि, इन सभी है। 8 नंबर की प्रश्न की 8 अध्याय की ओर आते हैं। 8 नंबर अध्याय जो है सिपाही की माँ। कौन है सिपाही की माँ? इसके लेखक कौन है? मोहनदास जी। चलते जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टाइम अधिक हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ससुराल से आपस कौन आई थी? याद रखिएगा तारो। कौन आई थी? तारो। रंगून कहाँ स्थित है? तो रंगून बर्मा में स्थित है। रंगून कहाँ स्थित है? बर्मा में स्थित है। आते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न है, रंगून की 10 औरतें गांव से कितनी मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी थी? तो 3 मील। कितनी मील दूर? 3 मील दूर। आगे आते हैं, रवेश क्या है? याद रखिए मोटे सूत की बनी चादर। रवेश क्या? मोटे सूत से बनी चादर। कहता सिपाही के माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? बर्मा में। लड़ाई कहाँ हो रही थी? बर्मा में। मोहन डाकिस की एकांकी का शीर्षक कौन सा? सिपाही की माँ। कौन है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। आगे कहा हुआ है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वह भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। किस पाठ का उद्धरण है? तो याद रखिएगा सिपाही की माँ से है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, धन्नो की शादी किस माह में है? तो याद रखिए बैसाख माह में। किस माह में? बैसाख माह में। बिस्नी के पास पहले कितने दिनों की चिट्ठी आती थी? तो रोज 15 दिनों की चिट्ठी आती। कितने दिन? 15 दिनों की। मुन्नी की उम्र क्या थी? याद रखिए मुन्नी की उम्र 14 साल थी। मुन्नी की उम्र कितनी साल थी? 14 साल थी।
22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। मोहन राकेश एक नाटककार के अतिरिक्त और क्या करते थे? रंगकर्मी भी थे, अभिनेता थे, फिर रंग निर्देशक भी थे, ये सभी चीज भी थे। आगे आते हैं। मोहन राकेश किस सदी के उत्तरावर्ती युग के प्रमुख कथाकार नाटककार थे? 20वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के। मोहन राकेश का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, मोहन राकेश का जन्म पंजाब में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है। उपन्यास इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर इत्यादि नाटक कौन कौन? आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस इत्यादि। एकांकी कौन था? पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके। लेख निबंध कौन था? आखिरी चट्टान तक, परिवेश, रंगमंच और शब्द इत्यादि। अगला है प्रगति और समाज। अगला क्या है? प्रगति और समाज। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गरज की एक नए स्तर पर कवि व्यक्ति किसके बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश की है? तो किसके बीच? अपने समाज की। अपने समाज की। पिछले कितने वर्षों से हिंदी कविता के वातावरण में कुछ परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष हैं वे? 5 वर्ष। कथा नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। कौन थे? आलोचक थे। कौन थे? आलोचक थे। तब प्रगीतात्मक का दूसरा अन्वेषण किस नदी के रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ? तो 20वीं शताब्दी के। कौन सी शताब्दी के? 20वीं शताब्दी को। लिरिक का पर्याय क्या है? लिरिक का पर्याय क्या है? तो प्रगति। लिरिक का पर्याय क्या है? प्रगति है। आगे है। कामायनी के कवि कौन थे? तो महादेवी वर्मा। कौन थे? महादेवी वर्मा थे। नामवर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो याद रखिएगा, वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आगे, नामवर सिंह का अध्याय कैसा था? तो विस्तृत गहन था। क्या था? विस्तृत गहन था। आगे आते हैं कि तुलसीदास के रचयिता कौन थे? याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। 10वां प्रश्न। नामवर सिंह जी ने देश के शीर्षस्थ पर किस विषय के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की? तो हिंदी के। कौन? तो हिंदी है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता पंक्ति है। तय तय तो यही था। आगे है। विद्यापति किसका पहला कवि माना जाता? तो हिंदी विषय का। कौन से विषय का? हिंदी विषय का। आते हैं अध्याय 10 की ओर, जूठन। अब ज्यादा अध्याय नहीं है। अध्याय 10 जूठन। जूठन के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इसके पहले प्रश्न की ओर आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी किस नाट्यशाला के संस्थापक थे? तो मेघदूत। कौन से थे? मेघदूत। आगे, हेडमास्टर साहिब की चीख कर बोलने पर ओम प्रकाश ने मैदान में झाड़ू के लिए कितने दिन तक पुराने झाड़ू उठाई? 3 दिन तक। कितने दिनों तक? 3 दिनों तक। आगे है। प्रत्येक तगा के घर से 10 से 15 कौन से मवेशी समान बात थी? तो गाय, भैंस, बैल। तगा मतलब प्रत्येक व्यक्ति घर में। आगे है। पिताजी ओम प्रकाश को प्यार से क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे। क्या कहते थे? मुंशी जी कहते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म किस सन में हुआ था? देखिएगा, 1950 ईस्वी में हुआ था। आगे आते हैं। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? देखिए, स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। क्या था? कालीराम। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी आत्मकथा ने व्यापक पाठक वर्ग को ध्यान आकर्षित किया? तो वो कौन सा है? जूठन है। कौन सा है? जूठन है। आगे है। ओम प्रकाश के बड़े भाई का क्या नाम था? तो सुखबीर। ओम प्रकाश के बड़े भाई का क्या नाम था? सुखबीर था। आगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? देखिएगा, मुजफ्फरनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरनगर में। अब और नहीं बल्कि कैसी कृति है? तो कविता है। कैसी कृति है? तो कविता है। 11वें प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के को झाड़ू लगवावे? यह किसका कथन है? लेखक के पिताजी का। आगे आते हैं। हेडमास्टर कालीराम ने ओम प्रकाश से किस पेड़ की टहनियाँ को तोड़ने के लिए कहा? तो शीशम के पेड़ की टहनी। शीशम के पेड़ की टहनी। जूठन किसकी चेतना की रचना है? आज की राजनीतिक चेतना की है ना। आगे आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रचनाकार थे? दलित। कौन थे? दलित थे। आगे आते हैं। हेडमास्टर कालीराम शीशम के पेड़ की टहनियों को क्या बनाने के लिए तुड़वा रहे थे? तो झाड़ू। क्या बनाने के लिए? तो झाड़ू बनवाने के लिए तुड़वा रहे थे। आगे है। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से भरे किस पर टिकी हुई एक नई पूर्णतर सामाजिक और चेतना संस्कृति बोध आहट थी? तो न्याय, समता और मान्यता। जूठन क्या है? देखिए, जूठन आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। आगे आते हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कुछ रचना है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। जूठन, सलाम, घुसपैठी, सदियाँ का संताप, ये सब प्रमुख है, ये सब ध्यान रखिएगा। आते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर, 11 नंबर अध्याय की ओर। 11 नंबर अध्याय है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक जो है मलियत जी हैं। कौन है? मलियत जी। इसके प्रथम प्रश्न का, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इसके प्रथम प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न जो जीवन की कामकाजी महिला घर की कौन है? तो याद रखिएगा, बूढ़ी माँ।
दूसरा प्रश्न है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो मलियस जी का है। आगे आते हैं, मलियस जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। आगे आते हैं, 1960 ईस्वी के आसपास नई कविता आंदोलन के अंतिम दौर में मलियस का उदय किस रूप में हुआ? तो एक कवि के रूप में हुआ। किस रूप में हुआ? एक कवि के रूप में हुआ। आगे आते हैं, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने बाईं ओर कितने देवदार थे? तो 11 थे। कितने थे? 11 थे। आगे आते हैं, खेत के मोड़ पर किसकी कतार बैठी थी? या देखिए कौवी की कतार बैठी थी। किसकी कतार? तो कौवी की कतार बैठी थी। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? देखिएगा चुनौती के झेलने में। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती के झेलने में। आगे थे, किस समय चिट्ठी का इंतजार रहता था? तो आज का तो दोपहर तक। कहाँ तक इंतजार रहता था? दोपहर तक। अगला आते हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो आजमगढ़। कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़। मलियस जी के 2 पुस्तक हमें याद रखना, एक डायरी याद रखना है, सिर्फ डायरी। अब अध्याय 12 की ओर आते हैं, तो देखते हैं अध्याय 12 का जो नाम है त्रिश। क्या नाम है अध्याय का? नाम त्रिश है। इसके लेखक है उदय प्रकाश। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसे भी हम देख लेते हैं, है ना। कहता है त्रिश क्या है? याद रखिए, त्रिश एक विष खपार है, मैंने विष मैंने कि विष से भरा हुआ एक सांप है ना। दूसरा है, त्रिश कहानी के पिताजी का क्या नाम थे? राम स्वारथ प्रसाद। कौन थे? राम स्वारथ प्रसाद थे। आगे आते, पिताजी की उम्र क्या थी? याद रखिएगा, राम स्वारथ की उम्र क्या थी? 55 साल थी। आगे क्या है, त्रिश कैसे जंतु है जो कहानी के प्रतीक प्रतीक बन जाता है? तो कहता है विषैला और भयानक। आगे आते हैं, गांव और शहर में कौन सा वर्ग आदि के परंपरागत विभाजन उनके हृदय के अप्रासंगिक हो चुका था? मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के। आगे आते हैं, पिछले कितने वर्षों में लिखी गई श्रेष्ठ हिंदी कहानियां की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें आधी ज्यादा उदय प्रकाश की होगी, तो 20 साल में। आगे आते हैं, तो कह रहा है कब उदय प्रकाश एक कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए? तो 1980 ईस्वी में। आगे आते हैं, उदय प्रकाश के लेखक का यह कौन सा दशक चल रहा है? तो तीसरा दशक चल रहा है। कौन सा दशक चल रहा है? तीसरा दशक चल रहा है। आगे आते हैं, उदय प्रकाश जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। उसके आगे आते हैं, उदय प्रकाश जी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं शिक्षा की ओर। शिक्षा, अध्याय 13 शिक्षा। शिक्षा के लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति। कौन है? जे है। आखिर जिंदगी का अर्थ अपने लिए किसकी खोज है? तो सत्य की। कह रहा है कि जिंदगी का अर्थ अपने लिए किसकी खोज है? सत्य की खोज है। कहते साधारणतः सुरक्षा में जीने का अर्थ है अनुकरण में जीना, अर्थात किसके जीना है? भय से। आगे कह रहा है, चाहे भारत का हो, कौन सा देश संपूर्ण विश्व की नाश की ओर अग्रसर हो रहा है? तो अमेरिका, रूस, यूरोप। अमेरिका, रूस और यूरोप। आगे आते हैं, जे कृष्णमूर्ति के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूरी तरह क्या करना? भारहीन, स्वतंत्र और निर्भर बनाना, है ना। आगे आते हैं कि आप बड़े होकर क्या करेंगे? तो विवाह करेंगे। क्या करेंगे? विवाह करेंगे। कारण जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति किस सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा, दार्शनिक, शिक्षा मनुष्य और शांत थे? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति। करा सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? विस्तार करती है, गहरा बनाती है, व्यापकता बनाती है ना। 9 नंबर प्रश्न, आपको किस अवस्था में से खोजना होगा कि यह जीवन क्या है? तो किशोर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। यहाँ पर देखिए, अध्याय 13 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। अध्याय 13 तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, और काव्यखंड के वीडियो भी मैं आप लोग के पास जल्दी से देने का प्रयास करूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटों को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जय हिंद।